नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं बलराम बिहारी। आज की बड़ी खबरों और मुख्य खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। देश भर में बेरोजगारी, गैर बराबरी और बढ़ती हुई असमानता पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भगत सिंह का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो और गैर बराबरी खत्म हो। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल 2024 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि नए कानून से वक्फ बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। बिहार में अपराध का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के एशियन अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या कर दी गई। उसके चैम्बर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इससे कुछ दिन पहले ही तनिष्क ज्वेलर्स में सबसे बड़ी लूट हुई थी। अलग अलग मामले में अपराध का स्तर रिकॉर्ड पर है। अब बात करते हैं मुख्य खबरों की। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हो सके तो अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिए। न्याय की अंतिम गुहार न्यायालय के दरवाजे पर जाकर लगाई जाती है, लेकिन आपको पता चले कि न्यायालय की यह दरवाजा भी बिक चुकी है तो आप कहां जाएंगे। जस्टिस वर्मा के घर से बोरियों में नोट मिली है, इसका वीडियो भी आ गया है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के हवाले से पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी बात और सारी पहेलियां सुलझती हुई नजर आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि यह घटना कैसे कैसे तूल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी शामिल है। साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई है। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अर्धजली बोरियां मिली, जिनके अंदर नोट भरे हुए थे। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात कही जा रही थी, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स और अन्य की जांच की जाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधि भी शामिल है और उनके पुरजोर का पूरी तरह जांच होगा कि मामला कहां से क्या है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसे विस्तार से समझिए। CJI संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट में 3 सवाल पूछे हैं। पहला, घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा, जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा यह भी बताए कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। इन्हीं सवालों के साथ CJI संजीव खन्ना ने 3 आदेश भी दिए हैं। पहला, जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाए। दूसरा, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। तीसरा, जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डाटा को डिलीट ना करे। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए क्या कहा, इसे समझिए। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे जवाब में कहा, 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, CPWD की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कमरा खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे। यह मेरे मुख्य आवास से अलग हिस्सा है, अलग घर है। घटना के बाद पत्नी और मैं भोपाल में था। मेरी बेटी और वृद्ध माँ घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ वापस दिल्ली लौटा।
आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो वहां उन्हें कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी। यह राशि मेरी नहीं है। इस तरह जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई दी है कि यह राशि मेरी नहीं है और जो जिस कमरे में नोट मिली थी वह कमरा भी मेरे घर से लगा हुआ नहीं है और यह कमरा खुला हुआ है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। यह बात उसने सफाई में कही है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने 21 और 22 मार्च को CGI को भेजी रिपोर्ट में कुछ जानकारियां दी है। उन्होंने कहा 15 मार्च को मैं होली की छुट्टी के चलते लखनऊ में था। शाम 4:50 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फोन पर बताया कि 14 मार्च की रात करीब 11:30 पर जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लग गई थी। कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। सचिव को आग लगने की जानकारी आवास पर कार्यरत नौकर ने दी थी। जिस कमरे में आग लगी वह गार्ड रूम के बगल में है। स्टोर रूम आमतौर पर बंद रहता था। मैं अपने रजिस्ट्रार को मौके पर भेजा। उन्होंने बताया जिस कमरे में आग लगी वहां ताला नहीं था। 16 मार्च की शाम दिल्ली पहुंचने पर मैं यानी CGI से मिला और रिपोर्ट दी। फिर जस्टिस वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने 17 मार्च सुबह 8:30 पर हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में अपना पक्ष रखा है और षड्यंत्र की आशंका जताई है। मेरी जांच के मुताबिक प्रथम दृष्टया जिस कमरे में आग लगी वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता है। केवल वहां रहने वाले व्यक्ति, नौकर और CPWD कर्मी ही जा सकते थे। इसलिए मेरी राय है कि मामले की गहराई से जांच हो। यह बात कही है दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि जज के PA ने आग लगने की सूचना दी है। भारतीय मुद्रा पुलिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट में कहा कि 14 मार्च की रात करीब 11:45 पर PCR को जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रेसेंट बंगले में आग लगने की जानकारी मिली। 2 दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग कोठी के 4 दीवारी के कोने में स्थित कमरे में लगी। इन्हीं से लगे कमरे में सुरक्षाकर्मी रहते हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद कमरे में अधजले नोट से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। आग की जानकारी जज के निजी सचिव ने दी थी। यह बात जो है पुलिस ने कही है। यहाँ पर अलग अलग मामलों से अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर मोटी रकम प्राप्त हुई है। इस तरह इस पूरे मामले ने पूरी न्याय व्यवस्था की साख को खतरे में डाल दिया है। लोगों को जब नेताओं, पुलिस और सबसे भरोसा उठ जाता है तो वह न्यायालय जाता है, लेकिन इस घटना से न्याय की व्यवस्था पर विश्वास का खतरा मंडरा रहा है। इस पूरी घटना में एक बात साफ हो गई कि 3 से 4 नोटों की बोरियां वहां मौजूद थी। इसे 15 करोड़, 20 करोड़ और इससे ज़्यादा भी बताया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर पूरे देश की सिस्टम ने चुप्पी साधा हुआ है। जस्टिस वर्मा के ऊपर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और वापस न्याय की व्यवस्था पर भरोसा बने ऐसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जस्टिस वर्मा पर 2018 में भी 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले के नाम जुड़ चुका है। 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की थी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में CBI ने जांच शुरू की थी, हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने CBI को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और CBI ने जांच बंद कर दी। इस तरह इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी जा रही है। इससे पहले भी इसके ऊपर मामले उठे थे, इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे और अब इतनी सारी बोरियों में नोट मिली है तो यह पूरी न्याय व्यवस्था के लिए तमाचा है। न्याय व्यवस्था के ऊपर देश का भरोसा कम हो रहा है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इस पर क्या किया जाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। और मोदी की सरकार ने
चुप्पी क्यों साधा हुआ है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई ने 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, जिसमें सीबीआई ने कहा है कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया था। अब सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई गई है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था, पर सीबीआई की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद रिया के वकील सतीश मानी सिंधे ने बयान जारी कर कहा है कि इस मामले में कई झूठी कहानियां बनाई गई। इसके बावजूद रिया और उनका परिवार चुप रहकर सब कुछ सहता रहा। मीडिया में गलत अफवाहें चली, गलत कहानियां चली और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अपमानित किया गया, उनको अपमान किया गया। इस पूरी घटना में सीबीआई ने 2 मामले की जांच की थी। पहला, सुशांत के पिता के सिंह की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। दूसरा, रिया चक्रवर्ती की शिकायत, जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि मैनेजर दिशा सालियान की मौत सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही हुआ था। इसकी भी खबर आजकल सुर्खियों में आई है और इस खबर की भी चर्चा हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, उस रिपोर्ट में और क्या क्या बातें कही गई है। 8 जून 2020 को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई थी। मुंबई के मलाड स्थित बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण दिशा सालियान की मौत हुई थी। ये दोनों ही मौत संदिग्ध मानी गई थी। इसके बाद पिता सतीश सालियान ने आरोप लगाया कि दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के मामले को दबा दिया गया। शुरुआत में दिशा के पिता को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह मामला केवल कवर अप ऑपरेशन था। इसके बाद 20 मार्च 2025 को, यानी हाल ही में, इसके पिता ने यानी सतीश सालियान ने बेटी की मौत की नए सिरे से जांच को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। वहीं विपक्ष की ओर से इसे राजनीति से परे बताया जा रहा है। अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस की टाइमलाइन पर, अगर एक नज़र उसे समझे तो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। मौत को रहस्यमय बताया गया, बाद में इसे आत्महत्या कहा गया था। इसके अगले दिन 15 जून को जांच की मांग उठाई गई और हत्या से जुड़ी शंका को जाहिर किया गया था। 16 जून को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। 18 जून को रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट लिया गया था और अंततः 6 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और अब 4.5 साल बाद रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई है। अब इस पूरे मामले पर क्लोजर लग गई है और यह साबित हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। अब आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े मामले पर कि सीबीआई ने जो जांच की है वो सही है या उसमें और भी कोई मामला हो सकता है? और साथ ही आप क्या सोचते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको दिन भर की खबर कैसा लगा ये भी बताइएगा। नमस्कार, आप इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।